क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, हम और आप, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने हर रोज अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड्स को देखा है। बिना कुछ सोचे समझे बस अपना काम करते हुए हम इन्हें घूरते रहे हैं, है ना? लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर ये तस्वीरें आईं कहाँ से? सच बताऊं तो इन आम से दिखने वाली तस्वीरों के पीछे की कहानियां किसी थ्रिलर से कम नहीं हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फ्लैट पिक्सल से लेकर 3D पॉलीगन तक के इस 30 साल के सफर को डिकोड करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। अगर आपको याद हो तो विंडोज़ 95 का डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कोई खूबसूरत पहाड़ या नदी की तस्वीर नहीं थी। ये बस एक साधारण सा सॉलिड रंग था, जिसे हम टील कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक रंग ही क्यों? तो बात दरअसल ये है कि 90s के दशक के मध्य में ग्राफिक्स कार्ड इतने एडवांस नहीं होते थे। उस समय के सिस्टम्स का VRAM इतना कम था कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स या बड़ी इमेज बैकग्राउंड में लगाते तो पूरा का पूरा कंप्यूटर ही धीमा हो जाता था। सिस्टम पर इतना भारी दबाव पड़ता था कि पूछिए मत। इसलिए ये टील रंग चुनना कोई बहुत बड़ा आर्टिस्टिक डिसीजन नहीं था, बल्कि उस दौर के हार्डवेयर की एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। विंडोज़ 95 की डिज़ाइन टीम लीड वर्जीनिया हॉलेट ने उस दौर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद किया है। उनका कहना था कि वो एक ऐसा समय था जब हम लोगों को मैन्युपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उस वक्त ब्रांडिंग की दुनिया में नीले और टील रंगों का एक अलग ही जादू था। डिज़ाइन टीम ने रॉयल ब्लू, ग्रे और टील का ये जो पैलेट तैयार किया, वो दरअसल हार्डवेयर की उसी लिमिटेशन को ध्यान में रखकर बैकवर्ड इंजीनियरिंग करके बनाया गया था। और एक फन फैक्ट बताऊं, ये टील रंग अचानक से नहीं आया था। इसे 1992 में विंडोज़ NT के प्री रिलीज बिल्ड से उठाया गया था। जरा सोचकर देखिए, करोड़ों लोगों ने सालों साल हर दिन इस नीले हरे रंग की स्क्रीन को बिना कोई सवाल किए देखा, जो बस एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग भर थी। तो चलिए ग्राफिक्स के सफ़र के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि टील और उन शुरुआती बादलों के पीछे क्या कहानी थी। क्लाउड्स वॉलपेपर ये डिज़ाइन हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। सपनों जैसा दिखने वाला ये आसमान और बादलों का वॉलपेपर सबसे पहले विंडोज़ 95 की ब्रांडिंग में इस्तेमाल हुआ और फिर विंडोज़ 98 में इसे बैकग्राउंड के तौर पर चुनने का ऑप्शन मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही बनाया गया था, लेकिन आज तक, जी हाँ आज तक, कोई नहीं जानता कि इसका असली डिज़ाइनर कौन था। प्री इंटरनेट एरा में इतने बड़े डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर का क्रेडिट किसी को ना मिलना सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। क्या किसी ने इसे हाथ से पेंट किया था या ये कोई डिजिटल आर्ट था? कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, इस वॉलपेपर ने एक बहुत बड़ी नींव जरूर रखी, खुले आसमान और असीमित संभावनाओं की नींव, जो आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी विजुअल पहचान बनने वाली थी। और अब हम बात करने वाले हैं क्लाउड्स के उस स्पिरिचुअल सक्सेसर की, जो एक ऐसा मास्टरपीस बना जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया। और यहाँ से एंट्री होती है मानव इतिहास की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर की। आप यकीन मानिए, इस तस्वीर को मोनालिसा या किसी भी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग से भी कई ज्यादा बार देखा गया है। अक्टूबर 2001 में विंडोज़ XP का लॉन्च कोई साधारण बात नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट ने $200 मिलियन का एक बहुत ही विशाल विज्ञापन अभियान चलाया था। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने इंटरनेट के युग को पूरी दुनिया के करोड़ों घरों तक पहुंचाया। और इस पूरे महाअभियान के बिल्कुल सेंटर में थी ब्लिस नाम की वो एक आइकॉनिक तस्वीर, जो देखते ही देखते 40 करोड़ से भी ज्यादा कंप्यूटर्स की स्क्रीन तक पहुंच गई। 40 करोड़, ये नंबर अपने आप में पागल कर देने वाला है। और ये पॉइंट इस बात को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि कभी-कभी सच्चाई किसी भी फिक्शन से ज्यादा अजीब होती है। नेशनल ज्योग्राफिक के पूर्व फोटोग्राफर चार्ल्स ओरियर ने नैपा वैली की जिस हरी भरी एकदम परफेक्ट दिखने वाली पहाड़ी की तस्वीर खींची थी, आपको पता है वो इतनी हरी क्यों थी? वो दरअसल फाइलोक्सिरा नाम के एक माइक्रोस्कोपिक कीड़े द्वारा मचाई गई भारी कृषि तबाही का नतीजा था। जनवरी की उस दोपहर को जब चार्ल्स अपनी कार से कैलिफोर्निया के सोनोमा हाईवे से गुजर रहे थे, तब वो किसी असाइनमेंट पर नहीं थे, वो बस वहां से निकल रहे थे और उन्होंने वो नज़ारा देखा। हुआ कुछ यूं था कि इस कीड़े की महामारी ने 90 के दशक में अंगूर के बागों की 50,000 एकड़ जमीन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इस तबाही से अंगूर उद्योग को लगभग $500 बिलियन यानी $500 मिलियन का भारी नुकसान हुआ था। क्योंकि सारी पुरानी बेलें उखाड़ दी गई थीं, इसलिए जब जनवरी 1996 में चार्ल्स वहां से गुजरे, तब वो जमीन बिल्कुल खाली थी और एक जादुई चमकदार हरी घास से ढकी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपना मामिया RZ67 मीडियम फॉर्मेट कैमरा निकाला, फुजी फिल्म वेल्विया फिल्म का इस्तेमाल किया और उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया।
सोचिए, अगर वो अंगूर की बेलें स्वस्थ होती तो वो आइकॉनिक ब्लिस वॉलपेपर कभी वजूद में ही नहीं आता। साल 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस तस्वीर के सारे राइट्स एक भारी भरकम एक मुश्त रकम देकर खरीद लिए। इसे स्टॉक फोटोग्राफी के इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक माना जाता है। लेकिन इसके पीछे की लॉजिस्टिक्स की कहानी बहुत फनी है। फेडेक्स ने इस फिल्म की ओरिजिनल ट्रांसपेरेंसी को कुरियर करने से ही मना कर दिया था, क्योंकि इसकी वैल्यू उनकी इंश्योरेंस लिमिट से बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को खुद चार्ल्स के लिए सिएटल का प्लेन टिकट बुक करना पड़ा, ताकि वे खुद आकर वो फिल्म उन्हें सौंप सकें। आज भी चार्ल्स मजाक में कहते हैं कि काश उन्होंने इस तस्वीर के हर व्यू पर 1 सेंट का एक छोटा सा हिस्सा ही मांग लिया होता। लेकिन एक्सपी की कहानी सिर्फ ब्लिस पर खत्म नहीं होती। आइए नजर डालते हैं उन अनदेखे वॉलपेपर्स पर जो लगभग उस युग की पहचान बन ही गए थे। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इंटरनेट पर थ्योरीज और असलियत में कितना फर्क हो सकता है। कालाहारे जेम्स नेशनल पार्क में चार्ल्स ओरियर द्वारा खींची गई एक और तस्वीर थी रेड मून डेजर्ट। ऑनलाइन फैंस ने इसके बारे में कई थ्योरीज बना दी। लेफ्ट साइड में देखिए, लोगों का मानना था कि ये एक डिजिटल कंपोजिट है जिसमें उत्तरी गोलार्ध में चांद को उल्टा दिखा दिया गया है। लेकिन असलियत? ऑफिशियल रिकॉर्ड में माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर रेमंड चेन ने खुलासा किया कि इसे डिफॉल्ट बैकग्राउंड से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि टेस्टर्स को लगा कि ये रेत के टीले नितंबो यानी कि बटक्स जैसे दिख रहे थे। लिटरली सोचिए, एक छोटी सी बात की वजह से ये वॉलपेपर इतिहास बनने से चूक गया। और ये ऑटम यानी पतझड़ वाले मशहूर वॉलपेपर की कहानी भी बिल्कुल क्रेजी है। 1999 में पीटर के बुरियन ने इसे तब क्लिक किया था जब वे बस अपने निकॉन F90 कैमरे का नया लेंस टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने इसे रॉयल्टी फ्री सबमिट किया और जानते हैं उन्हें इसके लिए कितने पैसे मिले? सिर्फ $45। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है 2006 में। वैनिटी फेयर मैगजीन के निक टोशीज और एनी श्नाइडर ने इस जगह को ढूंढने के लिए एक ग्लोबल हंट शुरू किया। 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पता चला कि ये ओंटारियो के किलब्राइट में 1840 के हैरिस होमस्टेड के पास की एक साधारण सी ग्रामीण सड़क है। इसे कहते हैं डेडिकेशन। खैर, अब हम एनालॉग दुनिया को पीछे छोड़ते हैं और कदम रखते हैं डिजिटल आर्ट के पुनर्जागरण काल में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कंप्यूटर के हार्डवेयर ने एक लंबी छलांग लगाई। अब हम सिर्फ तस्वीरों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि बड़े डिजिटल क्रिएशंस के युग में आ गए थे। 2006 में विंडोज़ विस्टा रिलीज हुआ। इन हाउस डिज़ाइनर रॉबर्ट स्टीन ने जेनी लैम के डायरेक्शन में ऑरोरा नाम का ये वॉलपेपर तैयार किया। इसे इंटेंशनली इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये ब्लिस वाली पहाड़ी के ऊपर के आसमान जैसा दिखे। एक तरह से ये उस पुरानी नीली और हरी दुनिया का डिजिटल उत्तराधिकारी था। और हाँ, बीबीसी के एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने बहुत ही फनी तरीके से ब्लिस वाली उस पहाड़ी को टेलीटबीज हिल कह दिया था। अब जरा इस टेक्नोलॉजिकल लीप को देखिए। 1995 की वो एक टील रंग की स्क्रीन जिसे कंप्यूटर मुश्किल से लोड कर पाता था, और 2008 का ये विंडोज 7 का हार्मनी वॉलपेपर। 72 एंड सनी एजेंसी के थ्रू डिजिटल आर्टिस्ट चक एंडरसन, जिन्हें नो पैटर्न भी कहा जाता है, ने इसे बनाया था। उन्होंने अपने फोटोशॉप को बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट तक पुश कर दिया था। ये फाइल 556 मेगाबाइट की थी, इतनी बड़ी कि इसने काम करते वक्त खुद उनके सिस्टम को ही क्रैश और धीमा कर दिया था। और इसकी डिटेल्स देखिए, पत्तियों में, शाखाओं में, पंखुड़ियों में और यहाँ तक कि बुलबुलों में भी हर जगह 7 का अंक बड़ी ही चालाकी से छिपाया गया था। वैसे माइक्रोसॉफ्ट के काम करने के तरीके में एक बात बड़ी दिलचस्प है, वहाँ कोई भी चीज़ कभी पूरी तरह से बेकार नहीं फेंकी जाती। उदाहरण के लिए ये मशहूर बीटा फिश पहले विंडोज 7 के बीटा वर्जन में दिखाई दी, फिर फाइनल वर्जन में हार्मोनी ने उसकी जगह ले ली। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसी सेम मछली के डिज़ाइन को चुपचाप रीसाइकिल किया गया और बाद में विंडोज़ 8 के शुरुआती बूट लोगो के रूप में उसे दोबारा इस्तेमाल कर लिया गया। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि समय के साथ वॉलपेपर का मतलब ही बदल गया। अब बात करते हैं एकदम आधुनिक युग की, यानी विंडोज 11 के ब्लूम वॉलपेपर की। इसे बार्सिलोना के स्टूडियो 6 एंड 5 के इज़ेकियल पिनी ने बनाया था। मजेदार फैक्ट यह है कि इज़ेकियल अर्जेंटीना के एक ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। ब्लूम कोई असली तस्वीर नहीं है और ना ही ये कोई असली फूल है। ये मुड़े हुए नीले कपड़े का एक बेहद कॉम्प्लेक्स 3D रेंडर है। 2021 में जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, तब इसे एक ताज़ा और नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में डिज़ाइन किया गया था। तो हमने क्या देखा?
90 के दशक के उस कमज़ोर हार्डवेयर की मजबूरी वाले एक साधारण टील रंग से शुरू होकर हम आज 3D में बने एक शानदार CGI फैब्रिक फूल तक पहुंच चुके हैं। इन 30 सालों में इन डिजिटल आर्टवर्क्स का बजट बढ़ा, ये और भी खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स होते गए। लेकिन एक बात जो सोचने वाली है वो ये कि मानव इतिहास की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर खींचने वाला वो फोटोग्राफर आज भी उस एकमुश्त फीस पर ही है। ये सफ़र सच में कमाल का रहा है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। अगर 30 सालों में हम यहाँ तक आ गए हैं, तो अगले 30 सालों में हमारी डिजिटल जिंदगी का डिफ़ॉल्ट बैकड्रॉप आखिर कैसा दिखेगा? क्या ये कोई AI जनरेटेड दुनिया होगी या कुछ ऐसा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है ना?